हेलो एवरीबॉडी। बायोमोलिक्यूल्स के इस पार्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप और हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं, बायोमोलिक्यूल्स में कौन कौन से केमिकल कंपोजिशंस होते हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स के जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं, इनके को किस प्रकार से एनालाइज किया जाएगा, इन सभी बिंदुओं पर आज आप और हम लोग इस पार्ट में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अपने डॉट पेन रजिस्टर को निकाल लें और लिखना शुरू करें। तो सबसे पहले डेफिनेशन मुख्य रूप से किस प्रकार से दी जाएगी, तो मैं डेफिनेशन को सबसे पहले लिख रहा हूं, ऑल कार्बन कंपाउंड all carbon compound present in a living tissue called बायोमोलिक्यूल्स। क्या? बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो क्या बताया गया, ऑल कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट इन ए लिविंग टिश्यू कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। तो सभी जो कार्बन कंपाउंड होते हैं, सभी जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उनको बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। लेकिन इन टिश्यू में मुख्य रूप से कार्बन कंपाउंड CO2 भी होता है। क्या होता है? CO2। तो क्या CO2 को बायोमोलिक्यूल्स कहा जाएगा? CO2 को बायोमोलिक्यूल्स नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे CO2 इनऑर्गेनिक होता है। क्या होता है? इनऑर्गेनिक, यानी अकार्बनिक है। ये क्या है? अकार्बनिक है। तो अकार्बनिक को विशेष तौर पर आप ध्यान देंगे कि अकार्बनिक को बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो स्वाभाविक है कि ये CO2 जो है बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस वजह से डेफिनेशन में एक वर्ड को मैं जोड़ना चाहूंगा, बिल्कुल क्लियर कट में बता दूं कि ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट इन ए लिविंग टिश्यू कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। क्लियर? तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ही जो होते हैं, कार्बन कंपाउंड होते, वही सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत आते हैं। इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत नहीं आते हैं। पहली चीज तो ये हुई। फिर अब इनका केमिकल कंपोजिशन के एनालाइज करना है। क्या करना है अपने को? केमिकल कंपोजिशन के एनालाइज करना है। केमिकल कंपोजिशन के एनालाइज किस प्रकार से किया जाएगा भाई? ऑर्गेनिक पार्ट भी है और इनऑर्गेनिक पार्ट भी है। क्या? ऑर्गेनिक पार्ट भी पाया जाता है और इनऑर्गेनिक पार्ट भी पाया जाता है। तो इसको मुख्य रूप से सबसे पहले मैं बताता हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालाइज किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, ऑर्गेनिक कार्बन का एनालाइज, तो ये जो मुख्य रूप से सीधे सीधे कहा जाए केमिकल कंपोजिशन में ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड जो पाए जाते हैं वो उनको एनालाइज किस प्रकार से किया जाता है। तो इनको एनालाइज करने के लिए कोई वेजिटेबल ले लें, यानी सब्जी ले लें, या एनिमल का कोई भी टिश्यू का पार्ट ले लें, या मुख्य रूप से बोन्स ले लें। क्या ले लें? या बोन्स ले लें, कुछ भी मुख्य रूप से ले लें। तो सीधे सीधे सबसे पहले मैं मुख्य रूप से क्या बताऊंगा कि ये कोई एक पात्र है जिसमें मुख्य रूप से क्या डाला है? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। इसमें क्या डाल दिया है? ये देखिए, ट्राइक्लोरो CCl3COOH इसका फॉर्मूला है। क्या लिखा जाए? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इसमें डाला। इसके बाद मुख्य रूप से क्या किया जाए कि इसमें कुछ वेजिटेबल की मैंने पार्ट डाल दिए,
सब्जी वगैरह के कुछ भी डाल दिए, जो हरी सब्जी होती है वो मुख्य रूप से डाली, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल डाल दिया, ठीक, तो ये डाला। इसके बाद डालने के बाद इसको मुख्य रूप से पीसा जाता है, तो पीसने के लिए मुख्य रूप से क्या ले लें, एक ये हथौड़ी टाइप का ले लें और इसको कूटेंगे। इसको क्या करेंगे, इसमें मुख्य रूप से कूटा जाएगा। जब अच्छे ढंग से मुख्य रूप से कूट लेते, यानी कि बिल्कुल अच्छे ढंग से पिस जाता है, पिसने के बाद मुख्य रूप से क्या करते हैं, इसको छानते हैं। छानने के लिए क्या करें, एक कॉटन का कपड़ा ले लें, क्या ले लें, एक कॉटन का कपड़ा ले लें। तो कॉटन के कपड़े में मुख्य रूप से ये ले लिया कॉटन का कपड़ा, और इस जो मटेरियल है, इस पूरे मटेरियल को इसमें डाल देते हैं। जो पिस चुका है, पिसा हुआ जो मटेरियल है, पिसा हुआ जो मटेरियल है उसको इसमें डाला, और डालने के बाद मुख्य रूप से इस कपड़े को से अच्छे ढंग से एक बर्तन में छानते हैं। ये तो बर्तन में छानते हैं तो सीधे सीधे CCl3COOH ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इसमें आता है। क्या आता है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड आया। और इसके अलावा जो इसमें आप और हम लोगों ने वेजिटेबल पार्ट डाला था, वह वेजिटेबल पार्ट भी पिसकर मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आ गया, ठीक है। ये मतलब जूस एक बाहर निकल कर आया था। क्या, इसको पीसने के बाद चटनी जैसा बन जाता है तो जूस निकलेगा। इसको जब कपड़े में डालेंगे तो इसको टाइट करके करेंगे तो नीचे रस निकलेगा। क्या, रस। तो उसको एक पात्र में ले लिया। क्या, एक पात्र में ले लिया। फिर इसके बाद इसमें जो मटेरियल बचा, क्या, स्लरी जैसा मटेरियल बच जाएगा, बिल्कुल मतलब एक ये कहा जाए कि मतलब सीधी सीधी पत्तियां जो हरी होंगी वो मुख्य रूप से बचा हुआ होगा। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है, इसको रिटेनेट पार्ट कहा जाता है। कहा गया। और ये वाला जो पार्ट था इसको फिल्ट्रेट फ्रैक्शन कहा गया, और इसको डिटेनेटेड फ्रैक्शन कहा गया। क्लियर। तो दो प्रकार का मटेरियल आपके पास आ गया। एक तो लिक्विड मटेरियल था जो इसमें था, एक विदाउट लिक्विड मटेरियल था। कैसा था, विदाउट लिक्विड मटेरियल। तो ये भाग जो है, ये वाला जो भाग है, इस भाग को मुख्य रूप से एसिड इनसॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल, और ये वाला जो भाग है ये मुख्य रूप से एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन या पूल भी कह सकते हैं। क्या, ये चीज। अब इसकी मुख्य रूप से स्टडी करते हैं। तो स्टडी में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें इसको मुख्य रूप से इसमें क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले ये चीज देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है। तो देखिए, इसमें प्रोटीन होगी। क्या होगा, प्रोटीन होगा। दूसरा न्यूक्लिक एसिड होगा, DNA RNA मतलब न्यूक्लिक एसिड होगा। और तीसरा कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसैकेराइड, क्या होगा, पॉलीसैकेराइड होगा। और चौथा क्या होगा, लिपिड होगा। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रख लें कि ये जो स्लरी मटेरियल था जिसे रिटेनेट फ्रैक्शन या एसिड इनसॉल्युबल मुख्य रूप से कहा जा रहा है, क्या एसिड इनसॉल्युबल कहा जा रहा है, उसमें आपके प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड और लिपिड मुख्य रूप से पाए जाते हैं। क्लियर। सबसे पहली बात, फिल्ट्रेट फ्रैक्शंस या एसिड सॉल्युबल, क्या एसिड सॉल्युबल जो फ्रैक्शंस होता है उसमें मुख्य रूप से क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। देखिए, प्रोटीन लिखा है तो अपने को अमीनो एसिड लिख दें। क्या लिख दें, अमीनो एसिड लिख दें। और न्यूक्लिक एसिड लिखा हुआ है तो यहां न्यूक्लियोटाइड लिखा जाए। और इसके बाद पॉलीसैकेराइड है तो क्या लिख दिया जाए, ग्लूकोज, या इसको मोनोसैकेराइड, क्या लिख दें, मोनोसैकेराइड लिख दिया गया। क्लियर। तो ये चीजें मुख्य रूप से किसमें पाई जाती हैं, फिल्ट्रेट फ्रैक्शंस में पाई जाती है। तो ये कहा जाए
कि सीधे सीधे आपके सामने मुख्य रूप से दो प्रकार की कंडीशनें थी। ये जो है ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे। ये कौन से होंगे? फिल्ट्रेट फ्रैक्शन एसिड सॉल्युबल पूल जो है वह माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। और ये जो है ये वाला भाग है, ये वाला भाग लिपिड को छोड़ दिया गया है, इसको बायोमैक्रो लगा दो, बायोमैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि लिपिड को क्यों छोड़ दिया गया? लिपिड को क्यों छोड़ दिया गया? क्यों? क्योंकि बायोमैक्रो मॉलिक्यूल्स जिनका वेट 10,000 डाल्टन यानी 1,000 के ऊपर 10,000 डाल्टन से ऊपर होता है, उनको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? बायोमैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। और जिनका मुख्य रूप से, तो लिख दिया जाए, मैं लिखे दे रहा हूं सीधे सीधे, 1000 डाल्टन से ऊपर, वैसे होता 10,000, मैं क्लियर लिखे दे रहा हूं, 10,000 डाल्टन, क्या 10,000 डाल्टन से मॉलिक्यूलर वेट ऊपर होता है। और यहां जो मॉलिक्यूलर वेट जो रहेगा वो 18 to 800 डाल्टन रहेगा। क्या रहेगा? 18 to 800 डाल्टन मुख्य रूप से इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो स्वाभाविक ये उठता है, तो फिर लिपिड को इसमें क्यों लिखा गया कि रिटेनेंट फ्रैक्शन या एसिड इनसॉल्युबल में मुख्य रूप से रिटेनेंट आता है, लिपिड आता है, लेकिन लिपिड को क्यों नहीं माना गया? क्यों लिपिड को क्यों नहीं माना गया? क्योंकि इसका जो वेट होता है वह 800 डाल्टन से कम होता है। द आल्टो 800 डाल्टन से कम होता है। विशेष तौर पर आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए, मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि मैं सीधे सीधे कहना चाह रहा हूं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए दो शर्त होती हैं, दो शर्त होती हैं जब भी मुख्य रूप से इसको शामिल किया जाता है। कौन कौन सी शर्त होती हैं? फर्स्ट नंबर का जो रहता है वह है उसमें 10,000 डाल्टन होना चाहिए। और दूसरा मुख्य रूप से जो कंडीशन है वह पॉलीमर कंडीशन है। क्या? पॉलीमर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉलीमर होना चाहिए। तो डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड में ये दोनों मुख्य रूप से कंडीशन पाई जाती है। लिपिड में लेकिन ये दोनों कंडीशन नहीं पाई जाती हैं। लिपिड में ये दोनों कंडीशन मुख्य रूप से नहीं पाई जाती हैं। तो ये आप बिल्कुल अच्छे ढंग से ध्यान कर लें कि इसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से ऊपर यानी 10,000 होना चाहिए और इनका 18 to 800 होना चाहिए यानी 1000 से कम होना चाहिए, 1,000 डाल्टन से मुख्य रूप से कम होना चाहिए, तभी उसको बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। लेकिन लिपिड एक ऐसा बायोमोलिक्यूल्स है जिसको मुख्य रूप से मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, जबकि एसिड इनसॉल्युबल के अंतर्गत मुख्य रूप से इसको शामिल किया गया है। देख लीजिए, क्लियर लिखा हुआ है मेरे द्वारा, क्या क्लियर लिखा हुआ है। लेकिन चूंकि इसका डाल्टन, उसका मॉलिक्यूलर जो वेट है वो 800 डाल्टन से कम है, इस वजह से मुख्य रूप से क्या इसको बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। पहले कह दे रहा हूं, पहले मैं बता दे रहा हूं, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए दो शर्तें हैं। एक तो 10,000 मॉलिक्यूलर डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए और दूसरे ये पॉलीमर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉलीमर होना चाहिए। तो ये मुख्य रूप से सबसे पहली बात तो ये है आपका। क्या इस प्रकार से एनालाइज कर सकते हैं? किसका एनालाइज किया जा सकता है? ऑर्गेनिक पार्ट का। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको एनालाइज इस प्रकार से किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि उसके केमिकल कंपोजिशन में क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड ही पाए जाते हैं? क्या ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स ही पाए जाते हैं? इनऑर्गेनिक नहीं पाए जाते हैं? क्या बिल्कुल पाए जाते हैं इनऑर्गेनिक? तो इनऑर्गेनिक केमिकल कंपोजिशन को किस प्रकार से एनालाइज किया जाएगा? क्या किस प्रकार से एनालाइज किया जाएगा? तो उसके लिए देख लीजिए, तो सीधे सीधे क्या करें कि एक लिविंग पार्ट को लें, प्लांट्स के एक लिविंग पार्ट को ले लें। क्या? एक कोई पौधा छोटा ले लीजिए और उसको धूप में रख दीजिए, उसको धूप में रख दें। तो धूप में रखने पर क्या होगा? सीधे सीधे कि उसका जो वाटर है वो इवोपरेट हो जाएगा, यानी वाष्प बनकर मुख्य रूप से निकल जाएगा, यानी कि वह अब ड्राई वेट आ गया। उसका जो
पौधा जो लिया था उस पौधे को धूप में रख दिया गया। धूप में रखने पर पानी बाहर निकल जाएगा। पौधे को धूप में रखने पर मुख्य रूप से क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा। अब पानी नहीं है तो उस पौधे का जो वेट निकालेंगे वो ड्राई वेट कहलाएगा। वो कौन सा वेट कहलाएगा, ड्राई वेट कहलाएगा। फिर इसके बाद सीधे सीधे क्या करें, उसको बर्न कर लें यानी जला दें। जलाने पर मुख्य रूप से क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो जो गैसियस पार्ट जो है, जो गैसियस पार्ट है इन द सेंस क्या है, ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड जो है जो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं वह मुख्य रूप से गैसियस के रूप में बाहर निकल जाएंगे। अब आपके पास क्या बचती है, आस बचती है। क्या बचती है, आस, यानी कि इसको क्या कहा जाता, राख कहा जाता। विशेष ध्यान रखना, ये जो केमिकल कंपोजिशन में बता रहा हूं, एनालाइज बता रहा हूं, ये एनालाइज इनऑर्गेनिक एनालाइज बता रहा हूं। इनऑर्गेनिक एनालाइज किस प्रकार से किया जाता है। इनऑर्गेनिक एनालाइज के लिए क्या क्या लिया जाए, एक लिविंग प्लांट को लिया जाए। लिविंग प्लांट को मुख्य रूप से किस में रख दें, धूप में रख दें। तो धूप में रखने पर मुख्य रूप से जो पानी होगा बाहर निकल गया। तो अब जो बचा वह है मुख्य रूप से सूखा पौधा बचा। ये सूखा पौधा जो है यही मुख्य रूप से इसका ड्राई वेट है। क्लियर, पहली बात तो ये आपको ध्यान रख लेना चाहिए। फिर मुख्य रूप से क्या कंडीशन होती है, इसको बर्न कर दें यानी जला लें, जला दें। तो जलाने पर मुख्य रूप से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वह गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, ऊपर निकल जाएंगे। ये देखिए मैंने ऊपर का सिंबल बना दिया, ऊपर निकल गए, गैसियस फॉर्म में बाहर निकल गए। अब आपके पास क्या बचा, शेष भाग जो बचा जलाने पर ये आस बचता है यानी कि राख। क्या बचता है, राख। अब उस राख में क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो शेष भाग बचा, शेष पार्ट को शेष भाग को राख कहा जा रहा है यानी आस कहा जा रहा है। तो इसका एनालाइज करते हैं। क्या इसका एनालाइज करते हैं कि ये देखते हैं कि इस राख में क्या क्या पाया जाता है। इस राख में मुख्य रूप से क्या क्या पाया जाता है। तो पाए जाने के लिए मैं मुख्य रूप से कहां लिखूं कि कहीं दिखाई दे रहा है भाग, आपको कहां भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, देखिए ये वाला भाग। इसका एनालाइज करते हैं। तो एनालाइज करने पर मुख्य रूप से कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं वो मैं लिख रहा हूं। तो सीधे सीधे थोड़ा सा आप ध्यान देना कि कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं। तो देखिए, तो आपको इस राख में, इस आस में मुख्य रूप से क्या क्या दिखाई देंगे, सोडियम आयंस दिखाई देंगे। क्या दिखाई देगा, सोडियम आयन दिखाई देंगे, पोटेशियम आयन मुख्य रूप से होंगे, कैल्शियम आयन होंगे, मैग्नीशियम आयन होंगे। ठीक है, NaCl होगा, क्या होगा, NaCl होगा, CaCO3 होगा, क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 होगा मुख्य रूप से। इसके बाद मुख्य रूप से फॉस्फेट, ये मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, देखिए क्या, फॉस्फेट, और मुख्य रूप से दूसरा बताया जाता है सल्फेट। क्या, सल्फेट। तो ये मुख्य रूप से इस राख के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये एनालाइज इस प्रकार से किया जा सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालाइज करके मैंने अलग बताया है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का अलग बताया है। तो कैसे, कोई भी सब्जी का एक भाग ले लीजिए, उसको ग्राइंडर मशीन में किसके साथ, CCl3 COOH यानी कि सीधे सीधे कहा जाए ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ उसको पीस दीजिए। फिर उसको छानने पर मुख्य रूप से लिक्विड भाग तो मुख्य रूप से नीचे आ जाएगा एक पात्र में, और स्लरी पार्ट यानी जो ठोस भाग होगा वह मुख्य रूप से ऊपर बचा रहेगा। तो जो ठोस भाग है जिसको क्या कहा जा रहा है, आपका सीधे सीधे रिटेनेट कहा जा रहा है, यानी रिटेनेट फ्रैक्शंस यानी एसिड इनसॉल्युबल। इस भाग में मुख्य रूप से प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड और लिपिड पाए जाते हैं। अभी मैंने ये नहीं कहा है मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैंने सिर्फ ये कहा है रिटेनेट पार्ट होते हैं यानी एसिड इनसॉल्युबल होता है। और जो लिक्विड पार्ट था, जो लिक्विड पार्ट, इसमें इसको फिल्ट्रेट फ्रैक्शन यानी एसिड सॉल्युबल पूल या फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है।
इसमें अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड एंड ग्लूकोज यानी मोनोसैकेराइड्स मुख्य रूप से मिलेंगे। पहली चीज तो ये। अब प्रश्न उठता है कि इसमें मुख्य रूप से मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से थे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से थे। मैं बायो पढ़ा रहा हूं, मॉलिक्यूल्स तो बायो मॉलिक्यूल्स शब्द ही है। तो प्रश्न हुआ बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार की शर्तें हैं कि एक तो पॉलीमर होना चाहिए और उनका मॉलिक्यूलर जो वेट होना चाहिए वह मॉलिक्यूलर वेट 10,000 के लगभग होना चाहिए, विशेष ध्यान रखना, ठीक है। चूंकि इन तीनों में ये कंडीशन पाई जाती हैं, ये दोनों कंडीशन क्या इन तीनों में मुख्य रूप से किसमें, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसैकेराइड में ये दोनों शर्तें पाई जाती हैं, लेकिन लिपिड में ये दोनों शर्तें नहीं पाई जाती, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वह 800 डाल्टन से कम होता है। इस वजह से इसको मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत नहीं लिया जाता है। माइक्रोमोलिक्यूल्स, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन से, अमीनो एसिड्स हैं और न्यूक्लियोटाइड्स हैं और ग्लूकोज या मोनोसैकेराइड्स हैं। तो इस प्रकार से आपने एनालाइज कर लिया क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड के, बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल कंपोजिशन क्या क्या था। अब इसके बाद इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक के लिए वही मुख्य रूप से एक छोटा सा कोई पौधा ले ले, उसको धूप में रख दे, धूप में रखने पर उसका पानी पूरा का पूरा निकल जाएगा। जब पानी मुख्य रूप से पूरा निकल जाएगा तो क्या होगा, पानी पूरा निकल गया तो मुख्य रूप से क्या होगा, सीधे सीधे उसका ड्राई वेट आ गया यानी सूखा पौधा आ गया। उस सूखे पौधे को जलाइए, जलाने के फलस्वरूप मुख्य रूप से ऑक्सीडाइज्ड होकर जो उसका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड गैसियस फॉर्म में बाहर निकल गया। अब आपके पास जो शेष भाग बचा वह राख कहलाती, आस कहलाती है। क्या कहलाती, राख या आस कहलाती है। तो स्वाभाविक है कि जो राख या जो आस है उसका एनालाइज करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से हमको सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, NaCl, CO3 और फॉस्फेट आयंस और सल्फेट आयन मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं। तो ये मुख्य रूप से आपके क्या होते हैं, इस प्रकार से केमिकल एनालाइज, कंपोजिशन का एनालाइज किया जा सकता है आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रूप में अलग अलग से, ठीक है। तो सबसे पहले मुख्य रूप से मैं आपसे अमीनो एसिड्स पर चर्चा करूंगा। किस पर चर्चा करूंगा, अमीनो एसिड्स पर चर्चा करूंगा। तो इसका सबसे पहले देखिए, मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गया क्लियर, आपका बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हो गया ये क्लियर। यदि किसी के समझ में नहीं आया तो आप प्रश्न कर सकते हैं, बोलिए। और अदरवाइज मेरे जो ऐसे मतलब अदृश्य छात्र और साथी हैं जो नहीं समझ में आए तो आप निश्चित तौर पर मुख्य रूप से कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें, ठीक है। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे चर्चा करता हूं अमीनो एसिड्स पर। चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। चलिए, अब आता है आपका अमीनो एसिड्स। तो ये आपको पता ही है, मैं आपको बता चुका हूं कि जो इनसॉल्युबल एसिड, इनसॉल्युबल पार्ट जो था वह मुख्य रूप से उसमें प्रोटीन पाया जाता था। तो अपने को चर्चा तो मुख्य रूप से प्रोटीन पर करनी है, चर्चा किस पर करनी है, प्रोटीन पर करनी है। लेकिन अपने को यह पता होना चाहिए प्रोटीन पॉलीमर किसके हैं, अमीनो एसिड्स के। प्रोटीन पॉलीमर किसके हैं, अमीनो एसिड्स के। तो इस वजह से अपने को सबसे पहले अमीनो एसिड्स को पढ़ना है। किसको पढ़ना है, अमीनो एसिड्स को पढ़ना है। और यह अमीनो एसिड्स क्या है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है। यह क्या है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है। तो सबसे पहले मैं इसका एक फॉर्मूला लिखे देता हूं, RCHNH2COOH। अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका मुख्य रूप से आता है। तो ये सबसे पहले देखिए, ये मेथेन की एक ग्रुप्स टाइप का है। तो देखिए, मेथेन का फॉर्मूला लिखिए, देखिए ये क्या हो गया, CH4, क्लियर, ये CH4 है। तो अपने को मुख्य रूप से इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में मुख्य रूप से लिखना है। तो सबसे पहली बात मैं यही चीज लिख रहा हूं। देखिए, ये सेंटर में C है, इस सेंटर में सबसे पहले एक कार्बन को हटा, एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए। एक हाइड्रोजन को हटाने पर यहां मुख्य रूप से जो लिखा जाएगा वह NH2 लिखा जाएगा। वह क्या मुख्य रूप से लिखा जाएगा, NH2 लिखा जाएगा। सबसे पहली बात तो ये NH2 यानी ये बेसिक है। ये क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। फिर ये दूसरा ग्रुप हटा दिया हाइड्रोजन का, तो यहां मुख्य रूप से क्या लिख दिया जाए, COOH। ये किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो ये एसिडिक नेचर का, ये हाइड्रोजन एज ए इट यहां लगा रहने देना चाहिए। और दूसरा जो है
दूसरा विशेष तौर पर मैं मुख्य रूप से बता जा रहा हूं, ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के स्थान पर मुख्य रूप से एक अलग ग्रुप आएगा जिसको मैं आर से रिप्रेजेंट करूंगा। एक अलग ग्रुप आएगा जिसको मैं आर से रिप्रेजेंट करूंगा। ये वाला जो पार्ट है, हर अमीनो एसिड में, हर अमीनो एसिड में अलग अलग होता है। विशेष ध्यान रखें कि ये पूरा का पूरा पार्ट जो है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है, ये मुख्य रूप से हर अमीनो एसिड में पाया जाएगा। यह भाग हर अमीनो एसिड में पाया जाएगा। क्लियर? ये वाला भाग जो है वो हर अमीनो एसिड में पाया जाएगा, लेकिन ये वाला जो भाग है, क्या ये वाला जो भाग है, ये हर अमीनो एसिड्स में मुख्य रूप से क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाता है। क्लियर? तो इसमें ये वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, अमीनो ग्रुप्स कहा जाता है। क्या इस ग्रुप को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, अमीनो ग्रुप। तो यहां मैं लिख दूं आपको, अमीनो ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप होता है। और ये वाला जो ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहा जाता है। इसको कौन सा ग्रुप कहा जाता है भाई बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। तो ये आपको अच्छे ढंग से तैयार कर लें कि इस ग्रुप को क्या कहा जा रहा है, अमीनो ग्रुप कहा जा रहा है, और इसको क्या कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मुख्य रूप से कहा जाता है। तो सबसे पहली चीज तो मुख्य रूप से ये आप चर्चा कर लें। तो ये देखें, एक ही कार्बन से जब अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हों, देख लीजिए, लिख रहा हूं मैं यहां से, एक ही कार्बन से अमीनो ग्रुप व COOH ग्रुप जुड़ते हैं तो ऐसे कार्बन को अल्फा कार्बन, तो ऐसे कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्फा कार्बन कहा जाता है। तथा ऐसे अमीनो एसिड को अल्फा अमीनो एसिड कहा जाता है। ठीक है? तो ये चीज मतलब बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ये चीज मुख्य रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए कि कोई पूछे कि अल्फा कार्बन, नीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अल्फा कार्बन क्या होते हैं, क्या अल्फा कार्बन क्या होते हैं। तो आपको क्या बताना है कि इस प्रकार के कार्बन जिनसे अमीनो ग्रुप भी अटैच हो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी अटैच हो, तो उसको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, अल्फा कार्बन। तथा ऐसे अमीनो एसिड्स को मुख्य रूप से क्या कहते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स के नाम से जाना जाता है। अब आपकी जो एनसीईआरटी बुक में जो अमीनो एसिड्स दिए हुए हैं, क्या जो अमीनो एसिड्स मुख्य रूप से दिए हुए हैं, तो मैं उन पर सिर्फ चर्चा करूंगा। तो ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया, ये तो तीनों में समान होंगे। तो देखिए, तो ये कार्बन, एक कार्बन, ये तो यहां मैं लिख दूं COOH, कोई कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल H2N, यहां वही सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, कोई डाउट? देखिए, फिर ये COOH, ये H और ये, ठीक है, ये तो मुख्य रूप से तीनों में एक जैसा। अब यदि मैं इसके साथ कंडीशन इस प्रकार की कर दूं कि इसमें H जोड़ दूं, इसमें H जोड़ दूं, तो ये मुख्य रूप से क्या है, कौन सा अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन है। कौन सा है, ग्लाइसिन है, जो सरल प्रकार का है, जो सबसे सरल होता है। मुख्य रूप से कैसा होता है, जो सबसे सरल होता है। इसमें मुख्य रूप से क्या जोड़ दूं, CH3 जोड़ दिया। तो CH3 जोड़ा तो ये क्या कहलाने लगा, एलानिन। ये क्या कहलाने लगा, एलानिन कहलाने लगा। तो ये विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे क्या कहा। और इसके साथ कोई इस प्रकार का कंपाउंड CH2
OH यानी एल्कोहलिक ग्रुप वाला जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया? एल्कोहलिक ग्रुप वाला जोड़ दिया। तो इसको क्या कहा जाने लगा? सेरीन अमीनो एसिड्स। क्या कहा जाता है? सेरीन अमीनो एसिड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरीन अमीनो। तो देखिए सिर्फ मुख्य रूप से कौन सा भाग अलग हुआ? ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, और ऊपर के तीनों में समान है। तो इसको ग्लाइसिन कहा, जो सबसे सरल प्रकार का है। इसको एलानिन कहा, और इसको मुख्य रूप से क्या कहा गया? सेरीन कहा गया। तो यहां ये अब एक चीज मैं यहां बताना चाहूंगा कि कायरल कार्बन क्या होते हैं। क्या कायरल कार्बन? तो देखिए कायरल कार्बन क्या होते हैं। तो कायरल कार्बन से तात्पर्य जिनके चारों ग्रुप अलग हों, जिनके चारों ग्रुप मुख्य रूप से अलग हों, उनको क्या कहा जाता है? कायरल कार्बन कहा जाता है। तो देख लीजिए, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, यानी कि ये जो दोनों एलानिन और सेरिन जो हैं वह मुख्य रूप से कायरल कार्बन के अंतर्गत आते हैं, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये मुख्य रूप से कैसे होते हैं? ये दोनों मुख्य रूप से कैसे होते हैं? कायरल कार्बन के बारे में मैं लिख दूं कि मतलब लिख लिया आपने क्या? जिनके चारों ग्रुप अलग हों, लिख लीजिए। चलिए, जिनके चारों ग्रुप, दिखाई दे रहा है बच्चों? चारों ग्रुप अलग हों उसे कायरल कार्बन कहा जाता है। और ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव मुख्य रूप से होते हैं। तो एक चीज तो मुख्य रूप से ये हो गया, यानी कि ये वाला जो भाग है, ये वाला जो है, ये इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये विशेष आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं कि विशेष तौर पर आप और हम लोग इसका एक जादू करके मतलब इसके ऊपर चर्चा करेंगे, एलानिन के ऊपर। किसके ऊपर चर्चा करते हैं? एलानिन के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए तो किस प्रकार से चर्चा करेंगे। तो इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? मैं डाल दूं? चलिए, मैं डल गया भाई। बिल्कुल समझ में आ रहा है। जो चीज समझ में नहीं आया तो बिल्कुल बेधड़क पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं मुख्य रूप से चर्चा करने जा रहा था। मैंने क्या बताया था कि आप और हम लोग किस के ऊपर चर्चा करेंगे? एलानिन के ऊपर चर्चा करेंगे। बिल्कुल एक विशेष कंडीशन में एलानिन को मुख्य रूप से 3 जगह में लिख रहा हूं। देखिए, तो ये COOH, ये H, ये H2 और ये N, ठीक है। ये कंडीशन थी। इसके साथ एलानिन में क्या है? CH3, ठीक है। फिर कार्बन COOH, फिर हाइड्रोजन NH2 और ये CH3। फिर आप लेते हैं COOH, हाइड्रोजन CH3 और ये N और ये। तो स्वाभाविक है इनको मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंटल रूप में मुख्य रूप से लेकर आ रहा हूं आपके सामने। तो सबसे पहले इसको, ये वाला जो एलानिन है, यहां मैं लिख दूं एलानिन, एक जगह लिख देता हूं, उससे काम चल जाएगा, आपका समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज है। ये एलानिन है, एलानिन का फॉर्मूला है एलानिन अमीनो एसिड्स का। तो इसको मुख्य रूप से मैं एक पात्र में डाला। इन तीनों को मैं मुख्य रूप से अलग अलग पात्र में डालूंगा। देखिए, तो इसको सबसे पहले न्यूट्रल मीडियम में रखा। इसको किसके अंतर्गत रखा? न्यूट्रल मीडियम में। एक एक चर्चा करके मैं करता हूं। जब इसको न्यूट्रल मीडियम में मुख्य रूप से रखा तो ये क्या होता है कि ये अपने हाइड्रोजन आयंस को रिलीज कर देता, हाइड्रोजन आयंस को मुख्य रूप से छोड़ देता है। जब ये हाइड्रोजन आयंस को छोड़ेगा तो मुख्य रूप से ये क्या कंडीशन बनेगी? इस पर माइनस आ जाएगा। तो ये हाइड्रोजन आयन को यहां से निकला तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। और इसके अलावा मुख्य रूप से न्यूट्रल मीडियम में इसमें क्या पाए जा रहे हैं? सीधे सीधे ये जो हाइड्रोजन आयन थे, ये हाइड्रोजन आयन
रिलीज किया। तो ये हाइड्रोजन आयन मुख्य रूप से, यहां थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि ये आकर इस अमीनो एसिड से जुड़ जाते हैं, अमीनो ग्रुप से। किससे? अमीनो ग्रुप से जुड़ते हैं, और अमीनो ग्रुप से जैसे ही जुड़ेंगे तो मुख्य रूप से क्या बनेगा, यानी ये बन गया NH3। तो इस पर मुख्य रूप से क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और इस पर मुख्य रूप से क्या आ गया, माइनस आ गया। यानी कि इस प्रकार का ग्रुप मुख्य रूप से एक ही मॉलिक्यूल में दोनों आयन आते हों, एक ही मॉलिक्यूल में दोनों आयन्स आते हैं, अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आ रहे हैं। देखिए यहां ये पॉजिटिव है आ रहा है, ये वाला पॉजिटिव है, और ये मुख्य रूप से सॉरी ये नेगेटिव है, ये कैसा है, नेगेटिव है, और ये इसके ऊपर क्या, पॉजिटिव आयन है। यानी एक ही मॉलिक्यूल में दोनों आ रहे हैं, एक ही मॉलिक्यूल में मुख्य रूप से दोनों कंडीशन आ रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसको क्या कहा जाता है, ज्विटर आयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देख लीजिए। यदि आपसे कोई पूछे ज्विटर आयन क्या होता है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, इसकी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। एक ही मॉलिक्यूल में दोनों आयन में यही लिख देता हूं, पॉजिटिव व नेगेटिव। क्लियर? दोनों आयन आते हों तो उसे ज्विटर आयन कहा जाता। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 12th लेवल पर मुख्य रूप से कहीं भी क्वेश्चंस किया जा सकता है, वन वर्ड में या फिल इन दी ब्लैंक्स में या आपके MCQ में, लेकिन नीट के लिए तो बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। ज्विटर आयन क्या होते हैं, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, एक ही मॉलिक्यूल में जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं तो उसको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, ज्विटर आयन के नाम से जाना जाता है। तो एक कंडीशन मुख्य रूप से आपसे ये हुई। अब मैं मुख्य रूप से बताने जा रहा हूं कि इस एलानिन को, ये वाला जो सेकेंड नंबर के एलानिन को, मतलब इसी एलानिन को मैं बात कर रहा हूं, सेकेंड थर्ड कहीं कुछ नहीं है। तो इस एलानिन को मुख्य रूप से आपने एसिडिक मीडियम में डाला। किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में डाला। तो एसिडिक मीडियम में पहले से ही मुख्य रूप से क्या है, हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन है, ये देखिए हाइड्रोजन आयन है। जब ये हाइड्रोजन आयन अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो ये मुख्य रूप से जो हाइड्रोजन आयन है वह हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन इससे हटने नहीं देते कि नहीं तू वही बना रहा, हमारी तो संख्या बहुत अधिक है, हम क्यों तुझे मतलब वो करें, आने दें। तो स्वाभाविक है ये हाइड्रोजन आयन इससे कार्बोक्सिलिक समूह से हट नहीं पाता है। जब कार्बोक्सिलिक समूह से मुख्य रूप से ये हाइड्रोजन आयन हट नहीं पाया तो पहले से मुख्य रूप से हाइड्रोजन आयन पाए जाते, तो ये हाइड्रोजन आयन मुख्य रूप से इससे मिल गया। इससे मिलने पर मुख्य रूप से क्या बनता है, तो वह देख लीजिए, वही बन गया। अब मैं इस रूप में लिख देता हूं NH3, ये मुख्य रूप से बन गया। तो ये कंडीशन मुख्य रूप से क्या थी, एसिडिक मीडियम में मुख्य रूप से ये कंडीशन क्रिएट होती। क्लियर? तो एक चीज मुख्य रूप से ये ध्यान रखना। अब आता है आपके पास ये वाला एलानिन। एलानिन वही है, ये नहीं है कि अलग अलग कोई एलानिन है, ठीक है। इसको देखिए, पहले न्यूट्रल मीडियम में डाल दिया, फिर एसिडिक मीडियम में डाला, क्या एसिडिक मीडियम में डाला। अब मुख्य रूप से क्या किया जाएगा कि अब सीधे सीधे मुख्य रूप से इसको क्या करें, बेसिक मीडियम में डाल दें। किस मीडियम में डालें, तो यहां लिख दीजिए बेसिक मीडियम। कौन सा मीडियम लिख दिया गया, बेसिक मीडियम मुख्य रूप से। हाँ, ये जो कंडीशन है यहां, ये जो कंडीशन है इसको कॉमन, इसको मुख्य रूप से क्या कहा जाए, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सीधे सीधे ये जो एसिडिक मीडियम के जो हाइड्रोजन आयन थे वह मुख्य रूप से अपने प्रभाव को इसके साथ अमीनो ग्रुप के साथ जुड़कर दिखाते हैं। तो ये सबसे पहली बात तो ये हुई। अब मुख्य रूप से बेसिक मीडियम में जैसे ही डाला, क्या बेसिक मीडियम में मुख्य रूप से डाला तो क्या होगा बच्चे, क्या होगा बोलिए,
बेसिक मीडियम में डाल रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको बेसिक मीडियम की कंडीशन पता होना चाहिए। ये एल्कोहलिक ग्रुप मुख्य रूप से पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है, एल्कोहलिक ग्रुप पाया जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि मुख्य रूप से ये एल्कोहलिक ग्रुप पाया जा रहा है। तो इससे जो हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे, इससे क्या होंगे, हाइड्रोजन आयन रिलीज हो गए, ये लीजिए। तो ये जो बचा, तो यह मुख्य रूप से क्या होगा, वही CO- आ जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन इससे जुड़ जाते हैं और जुड़कर मुख्य रूप से, यहां थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं OH, इससे मुख्य रूप से जुड़ जाते हैं ये, तो जुड़कर मुख्य रूप से क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पानी मुख्य रूप से बनाते हैं। यानी कि ये जो कंडीशन है, यानी इससे कुछ जुड़ा ही नहीं, तो ये जो कंडीशन है, यह मुख्य रूप से क्या, बेसिक रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ये अमीनो ग्रुप मुख्य रूप से क्या, बेसिक रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। अब मुख्य रूप से बात उठती है एम्फोटेरिक नेचर की। क्या, एम्फोटेरिक नेचर की, जो एसिड व बेसिक दोनों का व्यवहार करते हैं, जो एसिड और बेसिक दोनों का व्यवहार करते हैं। तो देखिए, जो एसिड और बेसिक दोनों का व्यवहार करते हैं, उनको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक नेचर कहा जाता है। तो ध्यान में रख लीजिए, लिख लीजिए। अब चूंकि मैं यहां लिखे देता हूं एम्फोटेरिक नेचर मुख्य रूप से क्या होता है, जो एसिड व बेसिक दोनों का व्यवहार करते हैं, वह एम्फोटेरिक नेचर कहलाता है। और ऐसे अमीनो एसिड को एम्फोटेरिक अमीनो एसिड कहा जाता है। ऐसे अमीनो एसिड्स को क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक अमीनो एसिड्स कहा जाता है। तो इतना आपको किसमें पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल्स के फर्स्ट लेक्चर में, बायोमोलिक्यूल्स के फर्स्ट लेक्चर में। यानी कि आपको बता दिया मैंने सीधे सीधे क्या, बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन बताई, फिर मैक्रो और माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स के बारे में चर्चा की, इनको केमिकल कंपोजिशन में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को किस प्रकार से एनालाइज किया जाता है, इसके ऊपर चर्चा हुई। और लास्ट में जो चर्चा हुई वह मुख्य रूप से किसके ऊपर चर्चा हुई, अमीनो एसिड्स के ऊपर चर्चा हुई। अमीनो एसिड, वह अमीनो एसिड जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उन्हीं पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बच्चों, मैं आज मतलब क्लास यही समाप्त करता हूं। अब जो अगला क्लास जो आएगा, उस अगले क्लास में आप और हम लोग, पहले मैं मुख्य रूप से बता देता हूं, मेटाबोलाइट्स पर चर्चा करूंगा। किस पर चर्चा करूंगा, मेटाबोलाइट्स पर चर्चा करूंगा। ठीक है।